हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। आज हम लोग सेल साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। मेरा नाम अवंतिका सिंह है और आज मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट 4 का टॉपिक सेल साइकिल के बारे में समझाऊंगी। तो हमने ये वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सेल साइकिल को हम इसमें समझेंगे और सेल रेगुलेशन को एक डिफरेंट वीडियो लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रेगुलेशन कुछ टाइम टफ हो जाता है कुछ बच्चों के लिए, तो उसको हम सेपरेट वीडियो लेक्चर में डील करेंगे कि कैसे रेगुलेशन होता है और उसको मैं ईजी मेथड में समझाने की कोशिश करूंगी कि हाउ द सेल इज रेगुलेटेड। सेल कैसे अपने आप को रेगुलेट कर पाती है, कैसे वो अपने को गवर्न करती है कि हमको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, कब रुक जाना है, कब आगे की फेज में कंटिन्यू करना है। तो उसके लिए रेगुलेशन होता है और वो साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज यानी कि सीडीके मिलके करते हैं। तो वो हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं कि सेल साइकिल होती क्या है। तो सेल मतलब कि क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एक सेल होती है, हमारे बॉडी सेल से मिलकर के बनी है, हमारी बेसिक यूनिट वही है, उसी से पूरी हमारा ढांचा बना हुआ है। तो सेल से मिलकर टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और पूरी बॉडी कई ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के बनती है। तो सेल का हम क्या कर रहे हैं? साइकिल पढ़ेंगे, यानी कि एक सेल के अंदर कैसे वो अपने से डबल कॉपीज तैयार करती है, वही हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हमने माइटोसिस और मियोसिस को अलग से डील कर रखा है। तो यहाँ पे एक फेज आती है एम फेज। एम फेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम यानी कि माइटोसिस या मियोटिक। तो ज्यादातर सेल्स में माइटोसिस ही होती है सोमैटिक सेल्स में, इसलिए हम माइटोसिस को यहाँ पे डील करेंगे सेल साइकिल के अंदर। देन सेल और साइकिल, क्योंकि ये जो है साइक्लस पैटर्न है, एक बार सेल क्या हो गई, डिवाइड हो गई, फिर से वो वही पैटर्न को रिपीट करेगी, इसलिए ये साइकिल के फॉर्म में चलता रहता है। एक सेल ने 2 डॉटर सेल्स बनाई, फिर वो वही पैटर्न वो भी रिपीट करने वाली है, इसलिए सेल साइकिल। तो एक फेज होता है इंटरफेज। जो इंटरफेज होता है, आप देख पा रहे हो कि सबसे बड़ा हिस्सा इस इंटरफेज ने कवर कर रखा है और इसको रेस्टिंग फेज के नाम से भी जानते हैं। सेल क्या करता है? यहाँ पे रेस्ट करता है, कहने के लिए ही रेस्ट करता है, बट एक्चुअल में ये जो मेटाबॉलिक फंक्शन है सबसे ज्यादा एक्टिव इंटरफेज में ही रहते हैं। यानी कि इंटरफेज में क्या होता है कि सेल अपने आप को तैयार करती है। कहते हैं ना कि तैयारी, युद्ध से ज्यादा बड़ी तैयारी होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे युद्ध करना है, यानी कि अब क्या करना है, सारा मैकेनिज्म परफॉर्म करना है, तो पहले आपको तैयार होना पड़ेगा उसके लिए। एग्जाम देने 3 घंटे के एग्जाम से पहले आप क्या करते हो? पूरी प्रिपरेशन साल भर से करते हो, साल भर आपको पढ़ाया जाता है, उसको समझने की कोशिश करते हो, उसको रटते हो, उसको अलग अलग वे में अपना अलग अलग स्टूडेंट का अपना अपना मैकेनिज्म होता है समझने का। तो वैसे ही हर सेल के पास एक इंटरफेज होता है जिसे हम रेस्टिंग फेज कहते हैं। इसमें सेल अपने आप को तैयार करती है आगे के फेज के लिए। उसके बाद जो इंटरफेज होता है उसके बाद चलती है माइटोटिक फेज। अब इंटरफेज जो होता है उसमें 3 फेज होती है, G1 यानी कि गैप फर्स्ट, सिंथेसिस फेज और उसके बाद एक G2 फेज यानी कि गैप सेकंड फेज। और उसके बाद माइटोटिक। तो माइटोटिक डिवीजन में हमने पढ़ ही रखा है कि सेल अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, यानी एक सेल से 2 सेल बन जाती हैं और दोनों सेल्स में क्या होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं। अगर ह्यूमन की केस की बात हो रही है तो यानी कि 46 क्रोमोसोम से 2 जो सेल्स बनेंगी उसमें भी 46 सेल्स क्रोमोसोम नंबर आ जाते हैं। तो सेल साइकिल की बात कर रहे हैं तो पहले सेल को समझ लेते हैं। सेल का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, बीच में इसके न्यूक्लियस होता है। द सेंटर पोर्शन इज ऑक्यूपाइड बाय अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है यही क्या करता है, मेन काम करता है, यही कैरियोकाइनेसिस होती है। तो हमने पढ़ा है कि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होती है माइटोसिस में और मियोसिस में। तो इसमें सेल के में न्यूक्लियस के अंदर कैरियोकाइनेसिस होती है और सेल का डिवीजन इज कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस। तो ये हमारी सेल है और ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस के एकदम सेंटर में हमारा प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस और इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर न्यूक्लिक मटेरियल तो डीएनए होता है या फिर किसी ऑर्गेनिज्म में आरएनए भी पाया जाता है फॉर द डिवीजन। यही क्या करता है, सेल को गाइड करता है कि कैसे क्या काम करना है, आपको क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। इसके बाद सेल में क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म होती है, एक लिक्विड तरल पदार्थ जो होता है प्लाज्मा की तरह पूरा फैला होता है और उसके बाहर एक कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। हमारे बॉडी में यानी कि ह्यूमंस में या एनिमल्स के केस में सेल वॉल नहीं होती है और प्लांट्स में सेल वॉल होती है। ये बेसिक डिफरेंस है प्लांट और एनिमल में। और क्या क्या सेल, इस साइटोप्लाज्म में कुछ सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। दिस इज द ER। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी 2 तरीके का होता है, एक होता है स्मूथ यानी कि राइबोसोम एब्सेंट है और एक होता है
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि इसके ऊपर राइबोसोम्स जो होंगी प्रेजेंट होंगी, तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन गोल्गी बॉडी प्रेजेंट होती है, तो गोल्गी बॉडी यानी कि गोल्गी एपरेटस प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया तो रट गया होगा, क्या होता है एटीपी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये क्या करता है एनर्जी प्रोड्यूस करता है। देन सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग है, ये तो ऑर्गेनल नहीं है, इसके अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं वो सारे फिर राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स ऐसे डॉट 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 फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और इसके बाद वैक्यूल्स, तो छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं, यानी कि सेल को मेंटेन करते हैं उसके स्ट्रक्चर में, ताकि ना बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाए ना बहुत ज़्यादा श्रिंक कर जाए। वैक्यूल्स जो है ऑस्मो रेगुलैरिटी मेंटेन करके रखते हैं। देन न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस तो आपने पढ़ लिया, तो दिस इज द बेसिक यूनिट सेल, और ऐसे ही कई हजार मिलियन सेल्स मिलकर के क्या करते हैं एक पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि सेल साइकिल क्या होती है। तो सेल साइकिल मतलब कि सेल को रिपीटेड मैनर में, जैसे आप साइकिल चलाते हो तो टायर बार बार उसी प्रक्रिया से घूमती है ना, तो वैसे ही साइकिल में यहाँ पे सेल की साइकिल है जो कि रिपीटेड फॉर्म में चलती रहेगी। तो इसके अंदर क्या होता है, सेल साइकिल वो सीरीज ऑफ इवेंट है, सीरीज ऑफ इवेंट जो बार बार अपने आप को रिपीट करते हैं और क्या करते हैं सेल को दो डॉटर सेल्स में, एक सेल से दो डॉटर सेल्स बना देते हैं, प्रोड्यूस रेप्लिका, अपनी एग्जैक्ट कॉपी अपनी तैयार कर देते हैं। सिंथेसिस में डीएनए का सिंथेसिस होता है, जो सिंथेसिस फेज होती है उसमें डीएनए का सिंथेसिस होता है, जो कि सिंथेसिस फेज अभी आगे पढ़ने वाले हैं हम। और फिर उसके बाद जैसे ही डीएनए का रेप्लिका तैयार होता है कैरियोकाइनेसिस हो जाती है, कैरियोकाइनेसिस होने के बाद क्या होता है साइटोकाइनेसिस, यानी कि सेल ही अलग अलग हो जाती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इसमें दो फेज होते हैं, एक होता है इंटरफेज, एक होता है माइटोसिस। अब ये यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में ये जो सेल साइकिल होती है वो दो फेजेस में डिवाइडेड होती हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, एक हो गया हमारा इंटरफेज और दूसरी हो गई हमारी माइटोसिस। अब यहाँ पे माइटोसिस यानी कि एम फेज बस लिखते हैं, एम फेज इसलिए लिखते हैं क्योंकि माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो सेम प्रोसेस से होकर के गुजरती है, यानी कि इंटरफेज तो होगा उसके बाद माइटोसिस या मियोसिस फेज होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो सेल साइकिल होती है वो क्या करती है, प्रोसेस टर्म बाइनरी फ्यूजन से अपना कॉपी तैयार करती है, यानी कि बाइनरी फ्यूजन से प्रोकैरियोटिक सेल अपने आप की कॉपी तैयार करते हैं। यानी कि बाइनरी फ्यूजन यानी कि प्रोकैरियोटिक है मतलब उसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, तो कैरियोकाइनेसिस कैसी होगी, अलग से कैरियोकाइनेसिस नहीं होती है, तो सेल क्या होता है उसी के अंदर रेप्लिका तैयार होती है और वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स, यानी कि बैक्टीरिया के केसेस में ऐसा होता है मोनेरा। और उसके बाद सारे के सारे इंडिविजुअल हम हर किंगडम में देखते हैं कैसे होते हैं यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक में दो फेज होता है, एक इंटरफेज दूसरा माइटोसिस। अब हम देखते हैं कि क्या क्या फेजेस हैं, तो हमने पढ़ लिया कि दो फेज हैं, इंटरफेज और दूसरा क्या है माइटोसिस यानी कि एम फेज। अब यहाँ पे माइटोसिस की बात कर रहे हैं क्योंकि सोमैटिक सेल्स हैं, ज़्यादातर हमारी पूरी बॉडी में सोमैटिक सेल्स हैं और सारी बॉडी में क्या हो रहा है माइटोसिस ही हो रहा है, इसलिए माइटोसिस को कंसिडर करके चलते हैं। तो इंटरफेज में तीन फेज होते हैं, कौन कौन सा, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। तो G1 फेज क्या है, गैप फर्स्ट फेज। तो गैप फर्स्ट यानी कि क्या हो रहा है, इसमें अब सेल अपने आप को सिंथेसिस फेज के लिए तैयार करती है, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट फेज होता है हमारा, इसको बोलते हैं प्री सिंथेटिक फेज, और ये हमारा एस फेज है वो सिंथेसिस फेज है। सिंथेसिस फेज है, अब सिंथेसिस किस चीज की हो रही है, डीएनए यानी कि न्यूक्लिक मटेरियल की सिंथेसिस हो रही है। जिस इंडिविजुअल में आरएनए होता है वहां आरएनए की सिंथेसिस होती है, यानी कि उसका रेप्लिका कॉपीज तैयार होती हैं। ये पर्टिकुलर सेल के अंदर जो डीएनए था उसकी कॉपी तैयार होना शुरू हो जाती है। नंबर ऑफ कॉपीज जैसे ही तैयार होती है सेल को सिग्नल दे दिया जाता है कि भाई कॉपी हमने तैयार कर ली है, अब हम आगे बढ़ेंगे युद्ध के मैदान में। अगला फेज क्या करने वाले हैं, G2। अब G2 फेज जो होता है प्री माइटोटिक फेज बोल रहे हैं। ये जो है G1 फेज वो S फेज के लिए तैयारी कराता है, और जैसे ही सिंथेसिस होती है G2 फेज आता है यानी गैप सेकेंड। अब गैप ले रहे हैं माइटोसिस पहले, तो माइटोसिस की तैयारी करने वाले हैं या माइटोटिक डिवीजन की तैयारी करने वाले हैं। माइटोटिक डिवीजन को हम इक्वेशनल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ सेल्स बनती हैं। अब इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तैयार करने हैं तो उसके पहले क्रोमोसोम मटेरियल और सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट लगेंगे उसको बनाने में, वो सारे क्या हो जाएंगे सेल के अंदर, वो ऑर्गेनल्स, वो एंजाइम्स, वो प्रोटीन सब क्या हो जाएंगी, रेडी हो जाएंगी। और जैसे ही रेडी हो जाएंगी तो सेल क्या करेगा कि भाई G2 फेज हो गया, हमने सब तैयारी कर ली है, अब तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ के क्या करो माइटोटिक फेज को कंटिन्यू करो। तो माइटोटिक फेज में जब एक पेरेंट सेल मदर सेल क्या करेगी, तैयार हो जाएगी
जैसे क्या होता है कि हमारी माँ हमें जली हुई रोटी नहीं खिलाती हैं, तो उस तरीके से सेल जब होता है क्या कहता है कि हम भी हमारी जो कॉपीज तैयार हैं वो हम तब तक पास ऑन नहीं करेंगे जब तक हमारी परफेक्ट कॉपीज तैयार नहीं हो जाती। तो जैसे ही ये सेल कहता है कि अगर इसने सही से तैयारी कर ली है तब तो ये माइटोटिक फेज कंटिन्यू होगा, अगर सही से तैयारी नहीं की है तब यहाँ पे माइटोटिक फेज नहीं होता है। यानी कि सेल क्या करता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, इसी फेज पे इसको रोक दिया जाता, ठीक है, इसमें से किसी भी फेज पे अगर तैयारी नहीं हुई है तो ये रोक दिया जाएगा सेल साइकिल। मान लीजिए यहीं पे क्या हुआ, तैयारी नहीं हुई थी तो सिंथेसिस आगे होगी ही नहीं। जैसे क्या होता है कि स्कूल गेट पे आप जब तक अपनी आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिखाते हो, आपको स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर एंट्री नहीं दी जाती है। अब कहोगे मैम कभी कभी तो मिल ही जाती है तो यहाँ क्या होता है, लेकिन सेल ऐसा नहीं करता, एक बैरियर बना करके रखता है और उसको अलाउ नहीं करता है फर्दर प्रोसेस के लिए। तो जैसे ही इसको आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है कि भाई मेरे पास सारे कॉपी सारी है, सारे बुक्स हैं, मेरे पास आइडेंटिटी कार्ड है, तब इसको आगे जाने दिया जाता है। अगर नहीं होता है इसके पास सारे मटेरियल तो ये क्या बोलता है कि जाओ अपने सारे मटेरियल्स लेकर के आओ, यानी सेल को वापस भेज दिया जाता है कि जाओ फिर से तैयारी करो, सारे अपने मटेरियल्स लेकर के आओ, सारे एंजाइम प्रोटीन सब तैयारी करके आओ। तो जैसे ही वो लेकर के आता है तब तो उसको एंट्री दे देंगे, वापस ये चला गया ठीक होने और वापस आया तो इसको एंट्री मिल जाएगी अगर सही इसने तैयारी की होगी। अगर ये सही नहीं हो पाता है, मतलब एक बच्चा है डिफॉल्टर ही है, यानी कि वो क्या है उस कॉलेज का है ही नहीं, तो उसके पास आइडेंटिटी कार्ड कहाँ से आएगा। तो वैसे ही वो सेल क्या होती है जिसके पास ये चीज हो ही नहीं पाती है, वापस भेजने के बाद भी ये वापस से अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाता है, तब हम करते हैं एपोप्टोसिस की प्रोसेस। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है एपोप्टोसिस, यानी कि सेल की डेथ होती है। सेल की डेथ कैसे होती है, पूरे डिजाइन मैनर में, मतलब सेल सोच समझ के उस सेल को मार देता है, मतलब सोची समझी क्या है, सुसाइड है। एपोप्टोसिस क्या होता है कि ऑर्गेनाइज सेल डेथ, मतलब सेल अपने आप को सोच समझ के मार देता है, खुद को डिस्ट्रॉय कर देता है, ताकि आगे जो है आगे आने वाला जो सेल है उसमें भी ऐसी कोई डिफॉल्ट ना आ जाए। ठीक है, तो या तो ये वापस ठीक होकर के आ जाएगा या तो एपोप्टोसिस के लिए भेज दिया जाएगा, जिस एपोप्टोसिस की प्रोसेस को हम अलग से एक वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि एपोप्टोसिस क्या होती है। यानी कि सेल की डेथ होती है इन अ डिजाइन मैनर, यानी कि प्री डिजाइन मैनर, मतलब हम सोच समझ के उसकी डेथ कराते हैं या सेल अपने आप को सोच समझ के सुसाइड करती है। इस तरीके से फिर जैसे सिंथेसिस फेज होता है, उसके बाद G2 फेज होता है। G2 फेज के बाद यहाँ पे भी अगर क्या होता है, सेल अच्छे से तैयार नहीं है माइटोसिस के लिए, तो इसको यहीं पे रोक दिया जाएगा और कहा जाएगा या तो सेल की डेथ कर दी जाएगी अगर सही नहीं है, अगर या तो क्या करेंगे वापस भेजेंगे कि फिर से सिंथेसिस करके लाओ, तो हम क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे और आगे की प्रोसेस होगी। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, सेल आगे की ओर बढ़ती है। इस तरीके से सेल का रेगुलेशन होता है चेक पॉइंट्स पे। तो कुछ चेक पॉइंट्स हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे और रेगुलेशन में इन चेक पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि G1 इंटरफेज के अंदर G1S सिंथेसिस फेज और G2 फेज यानी कि माइटोटिक के पहले की तैयारी कर रहा है इसलिए प्री माइटोटिक फेज। उसके बाद माइटोसिस होती है। माइटोसिस में एक सेल से दो डॉटर सेल्स बनती हैं जिसमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। फ्रॉम आवर टू, अगर मान लीजिए एक ह्यूमन का केस है, टिपिकल ह्यूमन केस में क्या होता है कि एक सेल का ड्यूरेशन 90 आवर्स का होता है। तो ह्यूमन के केस में एक सेल साइकिल को कंप्लीट होने के लिए 90 घंटे लगते हैं। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो 90 आवर्स क्या लगते हैं, एक सेल को अपने कॉपीज बनाने में लग जाते हैं। अब 90 आवर्स में से 89 घंटे तो बस ये इंटरफेज ही खा जाता है। इंटरफेज यानी इसके अंदर 3 फेज है ना, तो ये पूरा होने में ही कितना लग जाता है, 89 आवर्स। तो ह्यूमन के केस में 90 आवर्स में से 89 आवर्स किस में हो जाते हैं, इंटरफेज में ही लग जाते हैं। अब इंटरफेज के हर फेज को हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन है जो आपको बनाना भी पड़ेगा एग्जाम के दौरान। क्या होता है कि एक होती है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इंटरफेज, ये पूरा हमारा इंटरफेज है, ये पूरा इंटरफेज है, और ये क्या है, एम फेज यानी कि माइटोटिक फेज। तो एम फेज में क्या होता है, देखिए हम 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं, G1S G2 M, और M भी 4 पार्ट में डिवाइड है, जो कि क्या हमने कैसे याद किया था, PM एट वर्क। P से क्या है, प्रोफेज, M मेटाफेज, देन A से एनाफेज और T से टीलोफेज। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही 2 कॉपीज तैयार होती हैं, यहाँ सेल में क्या होता है, इसकी 2 कॉपीज यानी कि ये है सेल, और ये क्या हुआ है, पहले क्या हो गई, G1 फेज से गई, फिर G2 और S फिर
G2 फेज से, और फिर क्या किया, माइटोटिक से 2 सेल बना दी। जैसे ही 2 सेल बनाई, अब इन सेल में भी क्या होगा, अब ये नई सेल बन गई, ये नई सेल बन गई, इन सेल में भी यही प्रोसेस होगी, यानी कि ये भी इसी प्रोसेस से होके गुजरेंगे और ये भी 1-2 सेल बना लेंगे इससे, और ये सेल भी क्या करेगी, 2 सेल बना लेगी इससे, ये भी यही प्रोसेस रिपीट करेंगे, फिर इनके बच्चे भी यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। ठीक है। जैसे ह्यूमंस के केस में क्या होता है, बच्चा बड़ा होता है, पढ़ने जाता है, फिर शादी कर लेता है, बूढ़ा हो जाता है, फिर उनके बच्चे भी यही काम करते हैं, तो ये क्या हो रहा है, साइकिल जनरेशन टू जनरेशन रिपीट हो रही है। तो वही केस यहाँ पे भी करना है। तो आप लोगों को ये चीज़ें रिपीट नहीं करनी है, आपको कुछ बड़ा करना है। अभी मन लगा करके पढ़ लोगे, टाइम दे दोगे पढ़ाई पे, तो आगे आपको क्या होगा, गूगल पे सर्च किया जाएगा। तो इसलिए अभी आप पढ़ाई कर लीजिए। तो यहाँ पे है पहला जीवन फेज। जीवन फेज क्या है, ग्रोथ और नॉर्मल मेटाबॉलिक, इसमें क्या होता है, डिवीजन, यानी कि मेटाबॉलिक ग्रोथ। जीवन फेज है ना, तो मतलब गैप फर्स्ट है। यहाँ पे क्या है, इंटरफेज को रेस्टिंग फेज बोलते हैं, कहने के लिए ही रेस्टिंग फेज है, इसी में ज़्यादातर काम इसी में हो रहा है। 89 आवर्स क्या कर रही है, सेल रेस्ट तो कर नहीं रही है, अंदर ही यहाँ पे मेटाबॉलिक फंक्शंस हो रहे हैं। फिर यहाँ प्रोफेज है, तो प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में क्या होता है कि पहला जो सेल है उसमें न्यूक्लियोलर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है और न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है। देन एनाफेज में आता है। एनाफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर में, यानी कि स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, आकर के काइनेटोकोर से एक क्या है, क्रोमोसोम से अटैच हो जाते हैं। तो ऐसे 46 क्रोमोसोम में काइनेटोकोर से क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं और उनको बीच से तोड़ देते हैं और दूसरे डायरेक्शन में ले जाने के लिए तैयार करते हैं। फिर मेटाफेज में बिल्कुल सेंटर में क्या होता है कि क्रोमोसोम अटैच होते हैं और स्पिंडल फाइबर्स उनसे अटैच हो जाते हैं। देन एनाफेज में क्या होता है, ये बीच से सिस्टर क्रोमैटिड्स टूट करके अलग अलग हो जाती है। अब मैं आपको बता दूं कि सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होती हैं, अगर आपको कंफ्यूजन रह गई होगी तो देखिए, ये होती है, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये इसकी सिस्टर है, ये जो है इसकी सिस्टर है, तो ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हुई और ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हुई। और ये जो सेल है, अब दूसरा क्रोमोसोम है, अब दूसरा क्रोमोसोम, जैसे एक सेल के अंदर ही दूसरा क्रोमोसोम है या दूसरे सेल की क्रोमोसोम है, तो ये और ये दोनों क्या हुई, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गई, ये इसकी सिस्टर नहीं है, तो ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गई। ठीक है, और ये भी इसकी सिस्टर नहीं है, इसकी बहन नहीं है, तो ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गई। तो ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये यहाँ से अलग हो जाती हैं, स्पिंडल फाइबर्स इनको लेकर के चले जाते हैं एनाफॉइल में। तो एक जो क्रोमैटिड का पेयर है वो इधर चला जाता है सिस्टर क्रोमैटिड की, और एक क्रोमैटिड पेयर इधर वाला इधर चला जाता है। ठीक है, मतलब ये यहाँ से स्प्लिट करेगी और ये इधर वाला इधर के साथ चला जाएगा और इधर वाला क्या होगा, दूसरे साइड चला जाएगा। मतलब सेल में क्या होगा कि ये बीच से एनाफेज में डिवाइड हो जाएंगी, एक इधर चला जाएगा और दूसरा दूसरे छोर पे चला जाएगा। तो सिस्टर क्रोमैटिड इस तरीके से अलग हो जाती हैं एनाफेज में। देन टीलोफेज में क्या होता है कि न्यूक्लियोलर, बिल्कुल इसका अपोजिट होता है प्रोफेज के, यानी कि न्यूक्लियोलर मेम्ब्रेन वापस आ जाएंगी, न्यूक्लियोलस वापस आ जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाएंगी, सेल के अंदर दो न्यूक्लियस, एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बन जाएंगी। जैसे ही एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बनते हैं तो क्या होता है कि सेल को समझ में आ जाता है कि भाई कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया है, यानी न्यूक्लियस का कंसंट्रेशन एक सेल के अंदर ज़्यादा हो गया, दो न्यूक्लियस बन गए टीलोफेज में। फिर क्या होता है, साइटोकाइनेसिस हो जाती है, यानी कि एक सेल से दो सेल प्रोड्यूस हो जाती हैं और दोनों के अंदर ये एक एक न्यूक्लियस चला जाता है। यहाँ से क्या होता है कि क्लीवेज होनी स्टार्ट हो जाती है और ये क्लीवेज होते 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 क्या होता है, बिल्कुल सेल दो अलग अलग हो जाती हैं। तो ये तो रहा हमारा ओवरव्यू। अब यहाँ पे एस फेज, यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस फेज यानी किसका सिंथेसिस हो रहा है, डीएनए का। जीवन फेज, इसको प्री सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सिंथेसिस हो रही है, उन मटेरियल का सिंथेसिस हो रहा है जो डीएनए के लिए प्रिपेयर करेगा खुद को। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्री माइटोटिक फेज कहते हैं G2 फेज को, यानी कि किसका हो रहा है कि ग्रोथ हो रही है, प्रिपरेशन हो रही है माइटोसिस के लिए। तो सेल अपने आप की साइज बड़ा करता है, सेल इतना सा सेल है वो साइज बड़ा करता है, उसके अंदर दो न्यूक्लियस बनते हैं और माइटोटिक फेज के बाद डिवीजन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करता है, सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, सारे एंजाइम्स ले आता है जो क्या करते हैं रेप्लिकेशन के लिए जरूरी है, सारे प्रोटीन्स बना के तैयार कर देता है, टीआरएनए एमआरएनए सब बना के तैयार कर देगा कि भाई अब चलो हमको सेल की डिवीजन करनी है। तो ये होता है इसलिए प्री माइटोटिक। और यहाँ पे सिंथेसिस का कर रहे हैं तो सारे एंजाइम जो भी आरएनए चाहिए उनको, डीएनए चाहिए, पॉलीमरेज चाहिए, वो सारी तैयार कर देता है और डीएनए का सिंथेसिस हो जाता है। तो
तो ये रहा आपका ओवरव्यू। अब एक एक करके एक एक फेज को हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि क्या होता है इंटरफेज, क्या होता है G1 फेज। तो इंटरफेज जो होता है वो लॉन्गेस्ट फेज होता है, सबसे बड़ा है। मैंने बताया ना 89 आवर्स तो इंटरफेज में ही चले जा रहे हैं, तो ये लॉन्गेस्ट फेज है आपके सेल साइकिल का। इसको रेस्टिंग फेज के नाम से भी जानते हैं। रेस्टिंग फेज होता है सेल का, और 89 आवर्स 90 घंटे में से तो इसी में ही चले जाते हैं, और लॉन्गेस्ट फेज है, आपको याद रखना है लॉन्गेस्ट फेज है। देन रेस्टिंग रिफर्स, मतलब रेस्टिंग का मतलब ये नहीं होता है कि अब आराम करने सेल बैठ गई। सेल 89 घंटे आराम थोड़ी कर रही है, वो मेटाबॉलिकली वो क्या है, एक्टिव है, अंदर उसके काम चल रहा है, धीरे का ऐसा काम चल रहा है कि क्या होता है पता भी नहीं चल रहा है। जैसे हम कहते हैं कि वर्क हार्ड इन साइलेंस, काम क्या करो अपना साइलेंस से धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस करते रहो, तैयारी करते रहो, और अचानक से आपके सक्सेस क्या करेगा, आपका सक्सेस शोर मचाएगा एक दिन। तो उस तरीके से सेल क्या करती है, शांति से 89 घंटे काम करती है, और 90 आवर पे क्या करती है, 2 सेल तैयार करके आपको दे देती है। मतलब 1 घंटे की प्रोसेस और लगती है, और 2 कॉपीज तैयार हो जाती है, और लोगों को पता चल जाता है कि इसके 89 घंटे की जो मेहनत है वो सफल हुई। इस तरीके से आपको क्या करना है, काम करना है, पढ़ाई करनी है। देन सेल ग्रोथ एट दिस फेज, सेल की ग्रोथ होती है इस समय। सेल ये जैसे छोटा सा सेल है वो क्या करेगा, अपनी साइज में ग्रोथ करता है। अभी डिवीजन नहीं हुआ बट साइज में इंक्रीज कर गया, तो सेल की ग्रोथ होती है इस फेज में, ठीक है। देन क्या होता है कि mRNA tRNA ये सब क्या होता है, सिंथेसिस होना स्टार्ट कर देता है। mRNA tRNA ये सब क्या होता है, सिंथेसाइज होने लगते हैं। 2 क्रोमैटिड्स और सेंट्रियोल्स जो होते हैं डुप्लीकेट करने लगते हैं, और 2 क्या होता है, 2 सेंट्रियोल्स बन जाते हैं, और क्रोमोसोम नंबर भी डबल होने लगते हैं, यानी अपने आप को डबल करने लगते हैं। क्या होता है कि ऐसे होते हैं ना ये, अब ये अपने आप को पेयर में बनाने लगेंगे, ये ऐसे होते हैं, और ये ऐसे बन जाएंगे, डबल बन जाएंगे, तो अपने आप को डुप्लीकेट करेंगे। क्रोमैटिड्स अपने आप को डुप्लीकेट कर देंगे, सेंट्रियोल्स क्या हो जाएंगे, डुप्लीकेट करने लगते हैं, ठीक है। देन सेंट्रियोल्स क्या होता है, अब मैं कह रही हूँ सेंट्रियोल्स डबल हो जाते हैं। तो यहाँ सेंट्रियोल्स समझने की बात है, अगर आपने साइकिल में नहीं समझा होगा, देखिए सेल होती है, सेल में दोनों एंड पे मैंने पढ़ाया था कि सेंट्रियोल्स तैयार हो जाती हैं, तो ये कुछ ऐसी होती है ना। अब आप देखोगे अगर डायग्राम को सही से माइटोसिस और मियोटिक डिवीजन में, तो बस सेंट्रियोल एक एक नहीं है, यहाँ पेयर में प्रेजेंट है, तो ये सेंट्रियोल्स डबल हो जाती हैं, ठीक है। ये अपने आप को डुप्लीकेट करने लगती हैं, 2 यहाँ और 2 यहाँ अपोजिट पोल्स पे प्रेजेंट होने के लिए 2 सेंट्रियोल्स बन जाती हैं। 2 सेंट्रियोल्स जब बन जाती हैं तो इसी को बोलते हैं इसी मतलब ये जो 2 सेंट्रियोल्स हैं, दिस इज सेंट्रियोल, और 2 सेंट्रियोल हैं, तो 2 सेंट्रियोल के पेयर को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रियोजोम, ठीक है, सेंट्रियोजोम। और ये जो क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम के बीच में क्या होता है, तो क्रोमोजोम के जो बीच में ये जो मटेरियल होता है उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है, सेंट्रोमियर। कंफ्यूज नहीं होना है, क्रोमोसोम के बीच का जो मटेरियल है उसको बोलना है, उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। और ये जो सेंट्रियोल्स, 2 सेंट्रियोल्स के पेयर होते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रोजोम। अगर मैं बोल रही हूँ सेंट्रोजोम तो मैंने 2 सेंट्रियोल्स को बोल रही हूँ। 2 सेंट्रियोल्स मिल करके सेंट्रोजोम बनाते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर सेंट्रोजोम का है। और एक सेंट्रियोल मतलब एक, तो यही सेंट्रियोल जो होती हैं वो डबल हो जाती हैं, दोनों साइड डबल हो जाती हैं, तो ये सेंट्रियोल जो होती हैं वो डुप्लीकेट कर जाती हैं। सेंट्रियोल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स ये सारी जो हैं वो एस्टर्स बनाने लगती हैं। व्हाट इज एस्टर, देखिए एस्टर क्या होता है, जो माइक्रोट्यूब्यूल होती है ना, स्पिंडल फाइबर जिससे बनते हैं। जैसे ये क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम से जो स्पिंडल फाइबर्स, ये हमारा मान लीजिए क्या है, 2 इसके अंदर सेंट्रियोल्स हैं, और ये क्या हो गया हमारा सेंट्रियोल्स, 2 इसके अंदर हैं, ठीक है। और सेंट्रियोल से निकलती है हमारी माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स इससे जाकर के हर सेंट्रियोल के हर क्रोमोसोम के सेंटर पोजीशन से जाकर के इसके स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम है, तो दोनों साइड से 46 निकलेंगे, इधर से भी 46, सबके सेंटर से जाके जुड़ेंगे, इधर से भी 46 निकलेंगे, हर क्रोमोसोम के सेंटर से जाकर के ये जुड़ते हैं, ठीक है।
बट इधर से भी जो निकलता है ना, इधर से भी छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं। ये भी माइक्रोट्यूब्यूल है, ये भी माइक्रोट्यूब्यूल है। जो माइक्रोट्यूब्यूल किसी से अटैच नहीं होते हैं और अपोजिट साइड में निकलते हैं, उस माइक्रोट्यूब्यूल को एस्टर बोलते हैं। तो एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है, दिस इज द एस्टर। ये सेल के अंदर ही होती है, ये सेल के अंदर ही है ये स्ट्रक्चर ऐसे, ठीक है। सेल थोड़ी बड़ी सी है और ये एस्टर जो है इसके बाहर ऐसे निकलते हैं। और ये जो सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, उन सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स को मिला करके हम स्पिंडल फाइबर का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस था सेंट्रियोल में, सेंट्रोजोम में, सेंट्रोमियर में और माइक्रोट्यूब्यूल्स और स्पिंडल फाइबर्स में, ठीक है। तो ये सब हो जाता है हमारा इंटरफेज में। इंटरफेज के अंदर 3 फेज थी, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। तो पहले हम पढ़ते हैं G1 फेज के बारे में। अब G1 फेज क्या होता है, यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाती है इंटरफेज की। तो गैप फर्स्ट फेज के नाम से भी जानते हैं। पहला गैप है, अभी पहला गैप है सिंथेसिस के पहले, तो ये क्या है, इसीलिए इसको गैप फर्स्ट फेज के नाम से भी जानते हैं और इसको ग्रोथ फेज के नाम से भी जानते हैं। अभी ग्रोथ हो रही है। सिंथेसिस करने के लिए, डीएनए की सिंथेसिस करने के लिए जो भी एंजाइम्स चाहिए उसका हम क्या करेंगे, सिंथेसिस यानी कि प्रिपरेशन कर लेंगे और सारी तैयार करके रख देंगे। कि बस खाना बनाने से पहले सारी सब्जियां काट करके रख देते हो ना, तो वो हो गया आपका G1 फेज। और जो खाना बन जाएगा वो हो गया आपका S फेज। तो यानी डीएनए तैयार हो जाता है हमारा सिंथेसिस फेज में। इसको ग्रोथ फेज कहते हैं। अभी ग्रोथ हो रही है। ये क्या होता है, 25 से 50% जो टोटल इंटरफेज है। अब इंटरफेज के 3 फेज में है ना, तो 3 फेज में से 25 से 50% फेज जो होता है इंटरफेज का, वो इसी फेज में लग जाता है, इसी की तैयारी में लग जाता है कि हमको सिंथेसिस करनी है। खाना बनाने से ज़्यादा वो जैसे दिखाता नहीं है कि 2 मिनट में चॉप कर दिया, अनियन चॉप हो गए और सारे खाने चॉप हो गए, टमाटर चॉप हो गया, बस बना करके रख दिया। वैसे तो होता नहीं है, हर चीज़ को चॉप करने में टाइम लगता है। तो सब्जियां चॉप करने में टाइम लगता है ना, तो ये चॉपिंग का काम करने में 25 से 50% यानी कि प्रिपरेशन का काम करने में, सिंथेसिस करने से पहले वो 25 से 50% लग जाते हैं। 20 अमाइनो एसिड तैयार हो जाते हैं। हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स हैं, तो प्रोटीन्स 20 अमाइनो एसिड के ही मिलने से बनती हैं। अलग अलग अमाइनो एसिड, ये 20 अमाइनो एसिड है, ऐसे ऐसे बन जाती हैं कि अलग अलग क्या होते हैं, प्रोटीन्स तैयार हो जाते हैं। इनकी अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से होती है, तो अलग अलग हमारे प्रोटीन्स तैयार होते हैं। तो 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं और ये एस फेज की तैयारी में के लिए रेडी हो जाते हैं। प्रोटीन्स तैयार हो जाती हैं। ये एंजाइम जो है वही तो क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे डीएनए की कॉपी को। डीएनए पॉलीमरेज ही तो क्या करेगा, उसकी कॉपी तैयार करेगा। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या है, एंजाइम है, प्रोटीन है। तो ये इसको प्रिपरेशन करने के लिए भी तो सारी चीज़ें चाहिए ना, तो उसकी प्रिपरेशन इसी फेज में हो रही है। वो एंजाइम इसी फेज में बन जाते हैं। तो एस फेज के फॉर्मेशन के लिए, एस फेज के की तैयारी में ये गैप 1 लग जाता है। गैप 1 में क्या होता है, न्यू सेल ऑर्गेनेल्स भी फॉर्म होती हैं। एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए भी प्रिपरेशन होते हैं इसी फेज में। यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स बन रही हैं, सारी सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे तैयार हो जा रही हैं, जो कि जरूरी हैं फॉर द सिंथेसिस। और उस सेल के अंदर जो भी सेल ऑर्गेनेल जरूरी हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ दैट डीएनए, वो बन जाते हैं। टीआरएनए, एमआरएनए, ये सब भी तैयार हो जाता है ताकि प्रोटीन बन जाए फटाफट। और प्रोटीन किससे बनेगी, डीएनए से ही। और प्रोटीन बन गई तो सारी एंजाइम्स तैयार हो गई। अब डीएनए का क्या होगा, रेप्लिकेशन। जो डिजायर्ड डीएनए है उसमें से उसका रेप्लिकेशन होगा। अब क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए है, हमको पर्टिकुलर सेगमेंट डीएनए का क्या करना है, उसकी कॉपी तैयार करनी है। तो इस वाले से तो क्या हो रहा है, इस डीएनए से हमने क्या कर लिया, एंजाइम तैयार कर लिए। और एंजाइम तैयार कर लिए जैसे ही, अब हम क्या करेंगे, ये पूरे डीएनए का क्या करेंगे, कॉपी तैयार कर देंगे। तो एंजाइम प्रिपेयर करने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए पहले डीएनए से टीआरएनए, एमआरएनए और आरएनए भी तो बनने चाहिए। और फिर एमआरएनए जो है मैसेंजर का काम करता है और क्या बना देता है, हमारी प्रोटीन्स बना देता है। मैसेंजर आरएनए क्या करता है, प्रोटीन्स बना देता है। देन कंसंट्रेशन ऑफ साइक्लिन डी इंक्रीजेज। अब साइक्लिन डी क्या है, मैं बोल रही थी स्टार्टिंग में ही कि साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, यानी कि साइक्लिन और सीडीके जो हैं, ये 2 प्रोटीन्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं चेक करने के लिए। जैसे कॉलेज के गेट पे जो गार्ड प्रेजेंट होता है, जो चेक करता है कि आईडी कार्ड है कि नहीं, तो वो काम कौन कर रहा है, हमारा साइक्लिन प्रोटीन। इसी का हम रेगुलेशन में इंपॉर्टेंस समझेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो यहाँ पे कौन सी साइक्लिन है, तो यहाँ पे डी साइक्लिन है, ठीक है। तो G1 फेज में साइक्लिन डी प्रेजेंट होता है। इसका कंसेंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है और फॉस्फोराइलेशन भी क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। अब फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट ग्रुप को ऐड हो जाना। फॉस्फेट ग्रुप का ऐड हो जाना, जैसे हम क्या बोल रहे थे कि एक होती है साइक्लिन, एक होती है सीडीके और एक होती है हमारी फॉस्फोराइलेज।
फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉस्फोराइलेशन, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करने का काम ये कर रही है। ये सिग्नल दे रही है कि अब साइक्लिन और सीडीके क्या करेंगे, ये चेक करने के लिए आ जाएंगे। तो ये जो दोनों एंजाइम है ये रेगुलेशन में काम आती है, इनके नाम आपको याद रखना है। अब अलग अलग फेज में क्या होते हैं, अलग अलग साइक्लिन होती है। सीडीके जो है उसका फुल फॉर्म होता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, यानी कि साइक्लिन होगा तभी एक्टिव होगा। तो साइक्लिन इसको चाहिए, डिपेंड रहता है, ये काइनेज एंजाइम है बट ये डिपेंड करती है किस पे, साइक्लिन पे। अब साइक्लिन जो है वो अलग अलग सेल के फेज में अलग अलग होती है, किसी में चाहिए डी, किसी में चाहिए ई, किसी में चाहिए ए और किसी में चाहिए बी। तो अलग अलग फेज में अलग अलग क्या होती है, साइक्लिन हमें चाहिए, जो कि रेगुलेशन में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे साइक्लिन डी इस फेज में चाहिए होती है। अभी के लिए आपको ये नाम याद कर लेने हैं, रेगुलेशन जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि इनका क्या काम है। देन इसके बाद हम कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिन ई कॉम्प्लेक्स। तो साइक्लिन ई कॉम्प्लेक्स का भी प्रिपरेशन इसी फेज में स्टार्ट हो जाता है, यानी कि साइक्लिन ई भी यहीं पे प्रिपेयर होने लगती है अगले फेज के लिए, जो कि जीवन से एस फेज में जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यहीं पे चेक होगा कि अब तुम रेडी हो कि नहीं। तो ये साइक्लिन ई का जो कॉम्प्लेक्स है वो सीडीके के साथ मिल करके क्या करेगा, चेक करेगा कि भाई क्या तुम्हारे पास सारे मटेरियल हैं एस फेज में जाने के लिए। तो वो क्या करता है, उसकी भी सिंथेसिस इसी फेज में होती है और ये चेक करता है कि आप अगले फेज में जाने के लायक हैं कि नहीं। और जैसे ही देखता है कि ठीक है आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है, आपके पास सारे मटेरियल्स रेडी हैं, तो हम कहाँ जाएंगे, एस फेज की ओर। नहीं तो क्या होगा, सेल की डेथ कर देंगे हम, अपोप्टोसिस कर देंगे। अगर सेल की अपोप्टोसिस करनी है तो क्या होता है, सेल G0 फेज में चला जाता है। अब ये जो फेज है इसमें क्या होता है, सेल क्या करती है, अपने आप को वापस से प्रिपेयर करती है। अब गार्ड ने देखा कि तुम्हारे पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, चलो वापस निकलो। अब तुम गेट पे खड़े होके क्या करोगे, अपने दोस्त को फ़ोन करोगे, घर पे फ़ोन करोगे, मम्मी जरा आइडेंटिटी कार्ड भाई से भिजवा दो या बहन से भिजवा दो, फ़ोन पे भिजवा दो, मेरे को गार्ड को दिखाना है। तो ये G0 फेज क्या होता है, इस फेज में यही होता है कि सेल अभी प्रिपेयर नहीं है, इसको वापस भेज दिया गया है, तो ये प्रिपरेशन करेगा। तो ये फेज जो है कई साल तक उसी फेज में ये सेल जो है अटका रह जाता है। जैसे किडनी की सेल्स हैं, हार्ट की सेल्स हैं, वो इसी फेज में रुकी हुई हैं, रुक जाती हैं, उनका डिवीजन एक समय के बाद रुक जाता है। उसके बाद जैसे एक मुट्ठी, हर इंसान का जो हार्ट का साइज होता है ना उसकी मुट्ठी के बराबर होता है, जितनी बड़ी उसकी मुट्ठी उतना बड़ा उसका दिल। तो अब कोई कहेगा मेरा दिल तो बहुत बड़ा है, कहेगा चलो मुट्ठी दिखाओ तो ऐसे उसकी साइज होती है। तो उसका ग्रोथ एक फेज के बाद, मतलब इतना बड़ा होने के बाद रुक जाती है, उसका दिल का ग्रोथ होना रुक जाता है या उसकी किडनी की साइज बढ़नी रुक जाती है। तो वो इसी को अरेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ जो है वो अरेस्ट हो जाती है। यहाँ क्या होता है, ये फेज जीवन फेज के बाद होता है। जीवन फेज के बाद ये डिसाइड होता है कि क्या आगे सेल जाएगा कि नहीं। अब इसके पास मैटर नहीं, इसके पास सारे अंदर ऑर्गेनेल्स या प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं है, तो हम इसको रोक देंगे G0 फेज पे। तो G0 फेज पे यहाँ पे रुकने के बाद ये रेस्टिंग फेज होता है, यहाँ पे रेस्ट करने लगती है सेल। अब तैयारी करती है वापस से कि फिर से प्रोटीन जुटाएं। अगर प्रोटीन जुटा करके आगे पहुंच जाती है तब तो यह इस फेज में एंटर करेगी, और अगर नहीं कर पाती है तो इसी फेज पे रह जाती है, मतलब आगे इसका ग्रोथ हम नहीं होने देते हैं। देन दीज सेल्स और साइक्लिन डी, तो साइक्लिन है यहाँ पे, साइक्लिन नहीं है, ठीक है, साइक्लिन है। दिस इज साइक्लिन डी जो होती है वो उसका कंसंट्रेशन यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। जो साइक्लिन डी पिछले वाले जीवन फेज में बनी रहती है उसका कंसंट्रेशन यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। देन क्या होता है, इट होल्ड द सेल एट F1 फेज। ये तो फेज फर्स्ट पे ही इसको यहीं पे इनहिबिट कर देती है रिएक्शन। तो G0 फेज पे G0 सेल्स जो होती हैं वो जीवन फेज पे ही अरेस्ट हो जाती हैं, यानी कि ग्रोथ फैक्टर स्टिमुलेशन यहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ फैक्टर को स्टिमुलेट करने की कोशिश करता है कि आगे की क्या हो, सेल साइज में बड़ी हो और उसके अंदर सारे मटेरियल्स आ जाएं। ग्रोथ करने की कोशिश करता है बट कर नहीं पाता है। तो क्या होता है, सेल इसी फेज में रुका रह जाता है। जैसे कि किडनी सेल्स होती हैं और हार्ट की सेल्स होती हैं, वो इसी फेज में अरेस्ट होकर के रह जाती हैं, ठीक है। देन हम पढ़ेंगे कि इसके बाद आता है हमारा, अगर इसने तैयारी कर ली अच्छे तरीके से कि सारी प्रोटीन्स तैयार कर ली, तब तो ये क्या करेगा, एस फेज के पास चला जाएगा, नहीं तो इसी पे अटका रह जाता है। तो एस फेज में क्या होता है, सिंथेसिस फेज। किसकी सिंथेसिस हो रही है, बार बार बोल रही हूँ, डीएनए की सिंथेसिस हो रही है। डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी क्यों, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन की कमी है इन कंपेरिजन टू आरएनए। आरएनए पे जो क्या होता है कि कार्बन प्रेजेंट होता है, 2' कार्बन पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो यहाँ पे नहीं होता है। ड्यूरिंग दिस फेज जो डीएनए की सिंथेसिस होती है अकर्स,
डीएनए मॉलिक्यूल्स डुप्लीकेट करते हैं। डीएनए अपने आप को क्या करता है, उसका नंबर डुप्लीकेट करने की कोशिश करता है। सारे क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो रेप्लिकेट हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सारे रेप्लिकेट, अपना रेप्लिका तैयार करके रेडी हो जाते हैं। इनके अंदर इनकी कॉपीज तैयार हो जाती हैं, खूब सारी इसकी कॉपी एकदम एग्जैक्ट तैयार होकर के रेडी हो जाएगी कि अब हमको क्या करना है, इसके बाद G2 फेज से होते हुए माइटोसिस करनी है, तो इसका रेप्लिकेशन हो जाता है। तो इससे पहले हम देख रहे थे कि G1 फेज में 20 से 50% लग रहा था टाइम, यहाँ 35 to 40% जो फेज है एस फेज वहीं पे लगता है 35 to 40%। देन इंटरफेज में इसके बाद क्या होता है, इंटरफेज का 35 to 40% जो है इसी फेज में लगता है। देन साइक्लिन CDK, तो मैंने बताया था कि साइक्लिन CDK जो होती है वो और CDK कॉम्प्लेक्स यानी कि साइक्लिन डिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे E जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर चेकिंग कि आगे ये फेज बढ़ेगा कि नहीं। ठीक है, मतलब अभी यहाँ पे चेकिंग नहीं होगी, ये रेडी हो जाएगा कि आगे के लिए आगे काम आएगा। फर्दर जब हम देखेंगे कि माइटोसिस के लिए G2 के बाद सेल बढ़ने लगेगी तो इन्हीं का यूज होता है। तो साइक्लिन A और CDK कॉम्प्लेक्स दोनों रेगुलेट करते हैं इस प्रोसेस को। एस फेज के सिंथेसिस में इन दोनों साइक्लिन का क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये दोनों, ताकि डीएनए अपने आप को नंबर डुप्लीकेट कर सके बाय फॉस्फोराइलेशन एंड एडिंग। जैसे ही फॉस्फोराइलेट हो जाती है प्रोटीन्स, अब प्रोटीन्स में क्या हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन। CDK जैसे ही साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स आएगा और बोलेगा कि गार्ड आके बोलेगा कि भाई इनके पास सब चीज है, इनको एंट्री दे दो, चलो जाओ अंदर। तो ये क्या होता है कि ये क्या कर रहे हैं कि डीएनए के नंबर को रेप्लिकेट करना शुरू कर दे रहे हैं। डीएनए एक से दूसरी कॉपी, दूसरे से तीसरी कॉपी ऐसे तैयार हो जाएगी, इसकी एग्जैक्ट कॉपी रेप्लिका तैयार हो जाएगी। और डीएनए क्या करेगा कि वो क्या करता है, फॉस्फोराइलेट कर देता है जैसे ही साइक्लिन CDK को देखता है। और प्रोटीन जैसे ही फॉस्फोराइलेट होती हैं और क्या करती है, डीएनए का सिंथेसिस करके कॉपी तैयार करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, एंजाइम जो है यानी कि प्रोटीन जो है वो फॉस्फोराइलेशन करना शुरू हो जाती है। इस तरीके से हमारा डीएनए क्या होता है, फॉस्फोराइलेट कर देता है। जैसे ही प्रोटीन फॉस्फोराइलेट होती है, डीएनए की कॉपीज वो तैयार कर देती हैं। यानी कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो डीएनए की कॉपी तैयार करके दे देता है। देन हमारा क्या होता है, सेल एंटर करता है G2 फेज में। अब इसको नेक्स्ट फेज में एंटर करने के लिए कोई बैरियर नहीं होता है। जैसे ही ये क्या करती है, एस फेज से सिंथेसिस होता है, ये G2 फेज में एंटर कर जाता है। यहाँ कोई बैरियर नहीं है, चेक पॉइंट नहीं है। तो फिर क्या होता है कि नोन एज गैप 2, ये क्या होता है, गैप 2 सेकेंड गैप है। अभी फर्स्ट फेज में गैप पढ़ लिया तो ये सेकंड फेज है। ये माइटोटिक के लिए, माइटोटिक डिवीजन के लिए तैयारी कराता है हमारी। इसको प्री माइटोटिक फेज भी इसलिए कहते हैं कि माइटोटिक फेज की क्या करा के दे रहा है, हमको तैयारी करके दे रहा है। देन इन दिस फेज द न्यूक्लियस रेस्ट एंड समटाइम्स इंक्रीजेज इट्स वॉल्यूम। न्यूक्लियस जो होता है उसकी साइड वॉल्यूम क्या होती है, वो बढ़ जाती है। अब न्यूक्लियस का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। न्यूक्लियस की साइज बढ़ जाती है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही पहले क्या होगी, कैरियोकाइनेसिस। और जैसे ही न्यूक्लियस का साइज, इसके अंदर क्रोमोसोम्स की साइज बढ़ गई है ना, तो क्रोमोसोम्स की साइज बढ़ गई है डीएनए के नंबर के रेप्लिकेट होने से, तो न्यूक्लियस की साइज बढ़ जाती है। फिर फर्दर जाकर के कैरियोकाइनेसिस से न्यूक्लियर का जो मेम्ब्रेन है वही गायब हो जाता है। ये सेल भी इसको ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इसको छोटा लगने लगता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही गायब कर दिया जाता है फिर प्रोफेज में। देन क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो डबल हो जाता है। क्रोमोसोम के नंबर जो है, अभी डीएनए का रेप्लिकेशन तो तैयार हो गया था तो डबल भी हो जाएगा, क्रोमोसोम के नंबर जो होंगे डबल हो जाएंगे। देन 2 डॉटर सेल्स, एक सेल से 2 डॉटर सेल जो होंगी तैयार होने के लिए प्रोसेस सेलुलर कंपोनेंट्स डबल हो जाएंगे। यानी कि 2 सेल को बनने के लिए जो जो मटेरियल चाहिए वो सब इसमें रेडी हो जाते हैं। क्योंकि अब माइटोटिक फेज से क्या होगा, 2 सेल्स तैयार होंगी ना, तो 2 सेल्स के अंदर जो जो कंपोनेंट चाहिए वो इसमें रेडी हो करके आपको दे दिए जाते हैं। देन क्या होता है कि 2 पॉइंट, यहाँ पे इस फेज को हम चेक पॉइंट सेकेंड भी बोलते हैं। पहला चेक पॉइंट हम देख रहे थे कि क्या हो रहा था, G1 के बाद आ रहा था। फिर सिंथेसिस से G2 फेज में तो एंटर कर गया, बट तब तो चेकिंग नहीं हुई। अब G2 के बाद जब M फेज में एंट्री होगी वहां पे चेक होगा कि क्या G2 के पास इस फेज के बाद सारे मटेरियल्स हैं कि आगे ये बढ़ सके। तो यहाँ पे क्या होता है, एक चेक पॉइंट होता है जो ये चेक करता है कि क्या सही कंसंट्रेशन है, क्या क्रोमोसोम नंबर डबल हो चुके हैं कि नहीं, क्या सारी तैयारियां हो चुकी हैं कि नहीं, सारे क्रोमोसोम डबल हैं, क्या सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं 2 सेल बनाने के लिए, 2 माइटोकॉन्ड्रिया की कंसंट्रेशन बन गई है कि नहीं, सारे प्रोटीन तैयार हो गए हैं कि नहीं फॉर द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। वो सारे फंक्शन देखता है सेल की है कि नहीं, तभी आपको क्या करेगा कि अलाउ करेगा एंट्री करने के लिए। ठीक है, एक गेट से तो क्रॉस कर गए, फर्स्ट चेक पॉइंट पे आप कॉलेज के गेट से तो एंटर कर गए हैं
बट अभी सेकेंड चेक पॉइंट पे आपके डिपार्टमेंट के गेट पे चेक होगा कि क्या आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है कि नहीं। तो सेकेंड चेक पॉइंट पे क्या होता है कि ये चेक करता है, सेल जो है वो चेक करता है कि क्या यहाँ पे सेल जो है वो रेडी है फॉर द माइटोटिक डिवीजन और नॉट, क्या सेल माइटोटिक डिवीजन के लिए रेडी है कि नहीं। तो G2 फेज के बाद क्या होता है कि सेल अपने आप को चेक कर लेती है एक बार। जैसे अब क्या होता है कि कॉलेज का गेट है आपका, अब कॉलेज के गेट पे आपको क्या होगा, एक बार आपको आइडेंटिटी कार्ड याद है, आपको एक बार आइडेंटिटी कार्ड दिखाना होगा। जैसे ही आप आइडेंटिटी कार्ड को दिखाएंगे आपका गेट जो है ओपन हो जाएगा। तो सेम केस कैसे हो रहा था आपका G1 फेज के बाद क्या हो रहा था, ये G1 फेज जो है आपका है कॉलेज का गेट और दूसरा फेज जो है वो क्या है आपका डिपार्टमेंट का गेट। तो डिपार्टमेंट के गेट पे आप यहाँ से एंटर करके जैसे ही G1 आपको अलाउ कर दिया, G1 गेट जो है ये क्या गेट 1 और ये है आपका गेट 2। तो गेट 2 है यानी कि ये क्या है ग्रोथ फेज फर्स्ट है और जो G2 है गेट सेकंड जो है आपका वो क्या है G2 सेकंड के बाद है, यानी कि ग्रोथ फेज सेकंड के बाद है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप फिर से यहाँ पे आओगे और अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओगे कि सर ये डिपार्टमेंट में मुझे एंट्री दे दीजिए। आपका कौन सा डिपार्टमेंट होगा, जूलॉजी डिपार्टमेंट, यहाँ तो आपका बॉटनी डिपार्टमेंट है, तो सॉरी बॉटनी डिपार्टमेंट कह रही हूँ, बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। तो आपका बायो का जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे आप आकर ये आपका कॉलेज का मेन कैंपस का गेट है, कैंपस का गेट है, उसमें से आपको एंट्री मिल गई है। फिर आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट के गेट के आगे आपका आइडेंटिटी कार्ड फिर से दिखाओगे तो G2 फेज आपको एंट्री दे देगा कि आप फर्दर माइटोसिस के लिए रेडी हो, यानी कि आप फर्दर अपनी नॉलेज को डबल करने के लिए रेडी हो। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि अंदर आपको एंट्री मिल जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पे भी क्या होता है कि आपका चेक पॉइंट सेकेंड भी है, तो चेक क्या होगा, आपका सेकंड पॉइंट भी चेक हो जाएगा कि क्या आपके पास यहाँ पे क्या होगा, दो साइक्लिन सीडी के कॉम्प्लेक्स यानी कि साइक्लिन ए और साइक्लिन बी जो है वो सीडी के साथ प्रेजेंट है कि नहीं। वो क्या करेंगे, आपको चेक करेंगे कि क्या आपके पास सारे मटेरियल्स, आपके सेल के पास क्या है, सारे जो मटेरियल है, सारे ऑर्गेनल्स हैं वो प्रेजेंट हैं कि नहीं, सारे एंजाइम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं कि नहीं फॉर द फर्दर डिवीजन, दो क्रोमोसोम्स हैं कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे कि माइटोसिस के डिवीजन पे पहुंचेंगे। अब होगा हमारा माइटोसिस यानी कि एम फेज। एम फेज अभी हम पढ़ रहे थे कि हमारा जो साइकिल है, सेल साइकिल है, उसमें कितने देर लगती है हमको, 90 मिनट। तो एक सेल साइकिल में 90 मिनट लगती है। 90 में से जो 89 मिनट्स हैं वो आपके इंटरफेज में ही लग जा रहे थे। ये सारा इंटरफेज के अंदर सारे आ जा रहे थे G1 S और हमारा क्या आ जा रहा था G2 फेज। तो ये तीनों फेज में हमारा क्या लग जा रहा था, 89% आवर, 89 आवर लग जा रहे थे। और हमारा जो 1 घंटा बच रहा था वो 1 घंटा जो है 60 मिनट्स वो यहाँ पे लगेगा। कहाँ पे, माइटोसिस यानी कि एम फेज। अब यहाँ पे माइटोसिस भी हो सकती है, मियोसिस भी हो सकती है। यहाँ पे क्योंकि ज़्यादातर जो सेल है हमारी, क्योंकि उसमें माइटोसिस होता है सोमैटिक सेल्स में, इसलिए हम यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रही है, माइटोटिक डिवीजन। तो 1 आवर में यानी कि कभी कभी 45 मिनट लगते हैं इसे और कभी कभी क्या लगता है इसको 60 मिनट पूरे ही लग जाते हैं फॉर द डिवीजन। तो यहाँ पे पहला फेज है हमारा इंटरफेस। तो इंटरफेस से तो हमारा G1 G2 और S फेज करके सेल आ गया है गेट पार करके हमारा प्रोफेज करने। तो प्रोफेज में क्या होगा कि न्यूक्लियोलर मेम्ब्रेन जो है आपका गायब हो जाएगा, यानी कि आप क्या करोगे, जैसे ही कॉलेज के गेट में डिपार्टमेंट के आप पास पहुंचोगे तो आप क्या करोगे, आपका जो धड़क है वो खुल जाएगी। आप कॉलेज में जाते ही फ्री हो जाते हो तो आपका जो बाहर का एनवलप है वो आप क्या करोगे, लूज कर दोगे। तो बाहर की कवरिंग गायब हो जाएगी यानी कि न्यूक्लियोलर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगा। इसके अंदर का न्यूक्लियोलस जो था, न्यूक्लियोलस भी क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ डिसअपीयर हो जाएगा। तो प्रोफेज में ये डिसअपीयर हो जाता है। देन क्या होता है, हमारा मेटाफेज आता है। तो मेटाफेज में क्या होता है, ये बिल्कुल सेंटर पोजीशन पे अरेंज हो जाते हैं। कौन सेंटर पोजीशन पे अरेंज हो रहे हैं, क्रोमोसोम जो है बिल्कुल इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि ये क्या है, हमारा है ये सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, यहाँ पे 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होंगे, 2 सेंट्रियोल्स, और यहाँ पे भी 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होंगे। और जो 2 सेंट्रियोल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, उनको बोलते हैं सेंट्रोजोम। 2 सेंट्रियोल्स यानी एक सेंट्रोजोम ये है और एक सेंट्रोजोम ये है। इसके अंदर 2 क्या है, ऐसे 2 क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल्स, ठीक है, 2 इधर और 2 इधर। तो इसके बाद ये जो क्रोमोसोम है इसके बीच में यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम के जो बीच में क्या होता है हमारा सेंट्रोमियर, ये होता है हमारा सेंट्रोमियर। तो ये होता है सेंट्रोमियर और ये होता है सेंट्रोजोम। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और सेंट्रोजोम के जो 2 पॉइंट होते हैं इसको बोलते हैं हम काइनेटोकोर। अब ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो स्पिंडल फाइबर्स क्या करती हैं कि अपने आप को
रेप्लिकेट करती है। मतलब स्पिंडल फाइबर जो है वो ये पूरी हैं, और एक डॉट की बात कर रहे हैं अगर, ये एक बस इसकी बात कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स एक होता है। अब ये जो इस साइड उगरती हैं छोटी 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 छोटी, इसको बोलते हैं हम एस्टर। और ये जो पूरी हैं इसे सबको, हर एक को माइक्रोट्यूब्यूल और सबको मिला देंगे तो वो क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगी हमारे स्पिंडल फाइबर्स। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर आपको माइटोटिक और मियोसिस में नहीं क्लियर हुए होंगे तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो आके काइनेटिक कोर से अटैच हो जाते हैं। अब ये दोनों क्या हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ये क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। तो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स इस अलग हो जाएंगी, इधर एक चली जाएगी, एक इधर चली जाएगी, एक इधर चली जाएगी, एक इधर चली जाएगी। तो ये क्या होता है, क्योंकि ये बीच से डिवाइड हो रहा है इसलिए 46 क्रोमोसोम इस साइड चले जाएंगे और 46 क्रोमोसोम जो है कि इस साइड चले जाएंगे। ठीक है, बीचों बीच से ये डिवाइड हो जाएंगे और सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग अलग हो जाएंगी। तो अगले फेज में क्या होता है कि आधी इधर चली गई और आधी बढ़ के उधर चली गई। ठीक है, जैसे कि आप हैं, आपको बीचों बीच से काट दिया जाए, या चलिए आपकी बात नहीं करेंगे, मुझे बीच से अगर डिवाइड करते हैं तो आगे इधर चल जाएगी, आधे इधर चल जाएगी। तो एक ही क्रोमोसोम तो है वो भी आधा आधा जा रहा है, तो एक इधर और एक इधर, ऐसे 46 क्रोमोसोम है, 46 लोग हैं, उनको बीच से डिवाइड करेंगे तो 46 आधा पार्ट इधर, 46 आधा पार्ट इधर, इसलिए इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों साइड 46 चले जाएंगे। तो यहाँ पे दो सेल्स का क्या हो जाता है, दो सेल्स का फॉर्मेशन, यानी कि अभी दो सेल्स के फॉर्मेशन के लिए अभी बाकी है प्रोसेस। एनाफेज में जैसे ही ये क्या होते हैं, इक्वेटर पे पहुंच जाते हैं। इक्वेटर पे पहुंचने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे अगले फेज आती है हमारी टीलोफेज। टीलोफेज बिल्कुल प्रोफेज का उल्टा होता है, यानी कि अब न्यूक्लियोलर मेम्ब्रेन आपकी, अब आपको कॉलेज से वापस जाना है। अब आप कॉलेज से जैसे ही क्या हुआ रहे हो, घर की ओर जा रहे हो, या आपका कॉलेज लाइफ जो है कि खत्म हो जाती है, तब आपको बहुत दुख होता है और आप नए यानी कि पीजी करने जाते हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो आप फिर से वहाँ पे इंटरैक्ट करोगे नए तरीके से, तो आपका एनवेलप जो है वापस आ जाता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एनवेलप वापस आ जाएगा, न्यूक्लियोलस वापस आ जाएगा और एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस क्रिएट हो जाएगी। अब जैसे ही दो न्यूक्लियस क्या होते हैं, तैयार हो जाते हैं, तो क्या होता है, सेल भी डिवाइड करती हैं और अलग अलग दो सेल बन जाते हैं, यानी कि साइटोकाइनेसिस हो जाता है, साइटोप्लाज्म अलग अलग हो जाता है। तो ये क्या हुआ कि सेल ग्रुप्स बनाएगी और अलग अलग हो जाएगी। तो एक सेल से ये बड़ी सी सेल थी और ये क्या हुआ, क्लीवेज हुआ और दो सेल बन के तैयार हो गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब दो सेल का फॉर्मेशन जब होता है तो ये कब होता है, सेल को जैसे ही सिग्नल मिलता है कि न्यूक्लियस इस टू साइटोप्लाज्म का रेशियो वेरी कर रहा है, यानी कि अभी एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस था, अब एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हो गया है, तो वैसे ही सेल को साइन मिल जाता है कि अब हमको क्या होना है, अलग होना है, यानी कि दो सेल का फॉर्मेशन करना है, यानी कि एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस रहने वाली है, तो वैसे ही अलग होता है और दो सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे एक चीज़ और नोट करने की बात है कि यहाँ पे मेटाफेज के बाद ना, अभी आप दो चेक पॉइंट पढ़ के आए ना, यहाँ पे एक और चेक पॉइंट होता है मेटाफेज और एनाफेज के बीच में, इसको बोलते हैं चेक पॉइंट 3। ठीक है, चेक होगा यहाँ पे भी, ये चेक पॉइंट 3। अब ये तीनों चेक पॉइंट को मैं डिटेल में रेगुलेशन में बताऊंगी, बट यहाँ पे मैं आपको बता दूंगी यहाँ पे भी रेगुलेशन का चेक पॉइंट 3 होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेल चेक करती है कि क्या अच्छे तरीके से जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो बीच में आकर के अटैच हुए हैं कि नहीं, इस पोजीशन से काइनेटिक कोर से अटैच हुए हैं कि नहीं, ये चेक करती हैं यहाँ पे कि अच्छे से क्रोमोसोम का नंबर हाफ हाफ डिवाइड होने वाला है कि नहीं, अच्छे से अटैचमेंट हुई है कि नहीं, सारे कंसंट्रेशन इक्वल है कि नहीं, कहीं एक भी क्रोमोसोम ज़्यादा या कम तो नहीं है। अगर कम या ज़्यादा रहता है तो भी क्या होता है, बीमारियां हो जाती हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो जाते हैं, जो कि आप NCERT में पढ़ के भी आए होंगे, जो अलग अलग जो बीमारियाँ होती हैं जिससे लोग क्या होते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, अलग अलग बीमारियां हो जाती हैं, उनको मेंटल कंडीशन, अलग अलग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, या फिर क्या होता है किसी किसी केस में डेथ भी हो जाती है। तो वो क्या हो ना हो, इसलिए यहाँ पे चेक पॉइंट होता है कि क्रोमोसोम नंबर ठीक ठाक है ना, अच्छे से डिवाइड होने वाला है ना, तब भी कभी कभी गलती तो हो ही जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक चेक पॉइंट होता है 3rd, और ये चेक करता है कि क्या सब कुछ सही से अटैच है कि नहीं। फिर फर्दर ये प्रोसेस आगे बढ़ती है, यानी कि मेटाफेज और एनाफेज, यानी कि दो फेज के बीच में है और ये इधर से भी दो फेज के बीच में है, बीचों बीच ये चेक पॉइंट 3 होता है। इसी के साथ आपका ये पॉइंट भी खत्म होता है,
यानी कि आपकी जो सेल साइकिल है वो खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें आप पढ़ेंगे कि कैसे सेल की रेगुलेशन होती है। उसके लिए आपको रेडी होकर के आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप रेगुलेशन को मेंटली प्रिपेयर होकर नहीं आते हो, रेडी होकर के कि मुझे ये पढ़ना है, तब तक रेगुलेशन समझ में नहीं आएगी। तो रेगुलेशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मुझे पता है, बट ईजी बनाना मेरा काम है, जो कि मैं अच्छे से करूंगी और आप लोगों को वो अच्छे से समझा दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। टिल देन, थैंक यू।